स्वागत है वीडियो फोर्थ में, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अंतिम प्रहार में, और इसमें जो लेसन है किसान, जमींदार और राज्य, और इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। अकबर के शासनकाल में भू सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो अकबर के शासनकाल में भू राजस्व जो सुधार है उसके लिए कौन जिम्मेदार था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और वह है टोडरमल। तो टोडरमल अकबर के भू राजस्व सुधारों के लिए उत्तरदायी था। नेक्स्ट है अर्गट क्या था? ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अर्गट क्या था? तो ये पानी को उठाने की एक तकनीक थी। तो पानी को उठाने की एक तकनीक थी अर्गट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा अब्बुल फजल ने लिखा था। तो अकबरनामा किसने लिखा है? अब्बुल फजल ने, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अकबरनामा किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में लिखा गया है। और किसने लिखा था? अब्बुल फजल ने। तो मोस्ट क्वेश्चन है अकबरनामा। बाबरनामा किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबरनामा स्वयं बाबर ने लिखा है और यह बाबर की आत्मकथा है। तो बाबरनामा किसने लिखा है? बाबर ने। और कौन सी भाषा में? तुर्की भाषा में। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में बाबर ने स्वयं लिखा है। नेक्स्ट है मुगल काल में जिन मनसबदारों को जागीर के स्थान पर नगद वेतन दिया जाता था उन्हें नकदी कहा जाता था। जमींदारों को दी जाने वाली व्यक्तिगत ज़मीन क्या कहलाती थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो जमींदार होते थे उनको व्यक्तिगत ज़मीन जो दी जाती थी वो मिल्कियात कहलाती थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल्कियात कहलाती थी। मुगल काल के समय प्रयुक्त रेत या मुजरियान शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रेत शब्द है या मुजरियान है यह शब्द किसान के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो मुजरियान या रेत किसको कहा जाता था? किसान को। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका लेखक अब्बुल फजल है। ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। मुगल काल के पंचायत का मुखिया क्या कहलाता था? मुगल काल में जो पंचायत का मुखिया था वो मुकद्दम या मंडल कहलाता था। ये क्वेश्चन भी मोस्ट है। अफ्रीका व स्पेन से कौन सी फसल भारत आई थी? तो इसका आंसर है मक्का। तो अफ्रीका व स्पेन से भारत जो आने वाली फसल थी वो थी मक्का। किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका आंसर है जहांगीर। तो जहांगीर ने तंबाकू पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। वह भूमि जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था वह क्या कहलाती थी? तो वह भूमि है ओलज। तो अकबर के समय भूमि को 4 भागों में बांटा गया था, ओलज, चरचर, परोती और बंजर। तो ये 4 भागों में अकबर के समय भूमि वर्गीकरण किया गया था। नेक्स्ट है आइन ए अकबरी में कुल कितने भाग है? तो इसका आंसर है 5। तो आइन ए अकबरी कितने भागों में बटी हुई है? और आइन अकबरी किसने लिखी है? ये अब्बुल फजल ने लिखी है। तो अब्बुल फजल की रचना है और कौन सी भाषा में है? फारसी भाषा में है। नेक्स्ट है मनसबदार कौन होते थे? मनसबदार मुगल अधिकारी होते थे और एक नौकरशाही पद होते थे ये। पंजाब में शाह नहर की मरम्मत किसके शासनकाल में करवाई गई थी? तो इसका आंसर है शाह नहर। तो आंसर क्या आना चाहिए? शाह नहर से शाहजहाँ। तो शाह नहर किसने बनवाई है? शाहजहाँ ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी फसल नकदी फसल है? तो नकदी फसल है वो है कपास। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कपास, क्योंकि ये जो नकदी फसल होती थी उत्तम फसलें में आती थी कपास, जिनको मुगल काल में जिन्स ए कामिल कहा गया है। तो जिन्स ए कामिल, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कौन सी फसलें जिन्स ए कामिल थी? तो एक तो है कपास और एक है गन्ना। तो कपास और गन्ना ये 2 फसलें जिनसे कामिल थी, अर्थात उत्तम फसलें थी। तो जिनसे कामिल का अर्थ होता है उत्तम फसल। नेक्स्ट है मुगल काल में द्वारा ली जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? तो पेशकश। तो मुगल काल में जो ली जाने वाली भेंट क्या कहलाती थी? पेशकश कहलाती थी। मुद्रा की फेरबदल करने वाले को क्या कहा जाता था? तो मुद्रा की फेरबदल करने वाले को सराफ कहा जाता था। वह जमीन क्या कहलाती थी जो 4-5 वर्षों तक बिना जोते खाली पड़ी रहती थी? 4, तो इसमें 4 आ रहा है। तो 4 से चरचर। तो 4-5 वर्षों तक बिना जो खाली पड़ी रहती थी वह भूमि होती थी चरचर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है मनसबदारी व्यवस्था क्या थी? तो मनसबदारी व्यवस्था अकबर के समय प्रारंभ की गई थी। तो मनसबदारी व्यवस्था किस बादशाह के समय प्रारंभ हुई है? तो अकबर के समय। तो अकबर के द्वारा मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ किया गया था और ये एक मुगल प्रशासनिक व्यवस्था थी, एक सैनिक नौकरशाही तंत्र था। इसमें मुगल बादशाह अकबर ने प्रारंभ किया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनसबदारी व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई है? मुगल बादशाह अकबर के द्वारा। इस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी और कुछ मनसबदारों को नकदी भुगतान दिया जाता था, परंतु अधिकांश मनसबदारों को साम्राज्य के भिन्न भिन्न भागों में राजस्व के आवंटन के भुगतान दिया जाता था। बादशाह द्वारा समय समय पर मनसबदारों का स्थानांतरण भी किया जाता था। प्राय योग्य व अनुभवी व्यक्ति को ही मनसबदार के पद पर नियुक्त किया जाता था। तो मनसबदार की व्यवस्था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खुद कास्त व पाई कास्त में क्या है और क्या अंतर है? तो खुद कास्त और पाई कास्त एक किसान है
तो ऐसे किसान जो उन्हीं गाँव में रहते थे जिनकी स्वयं की ज़मीन होती थी, तो ऐसे किसान खुद काश्त कहलाते थे, जो उसी गाँव में रहते थे और उनकी स्वयं की ज़मीन होती थी। जबकि पाई काश्त में वे किसान होते थे जो दूसरे गाँव में ठेके पर खेती करते थे और कुछ लोग अपनी मर्जी से पाई काश्त बनते थे। तो इस प्रकार दूसरे गाँव में जाकर जो ठेकी करने वाले किसान पाई काश्त कहलाते थे। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अकबर के शासनकाल में भूमि का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? तो अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में किया गया था। तो कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में। सबसे पहले है पोलज। पोलज वह भूमि थी जिसमें प्रत्येक वर्ष एक से अधिक फसलें बोई जाती थी, इसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था। तो वह कौन सी भूमि थी जिसको कभी खाली नहीं छोड़ा जाता था? तो वह है पोलज। सेकंड नंबर पर पड़ोती। पड़ोती भूमि कुछ समय के लिए खेती रोक दी जाती थी ताकि वह अपनी खोई हुई उर्वरा शक्ति को वापस पा सके। तो कुछ समय के लिए जो भूमि को छोड़ा जाता था वह कौन सी भूमि थी? पड़ोती। नेक्स्ट है चरचर। चरचर इस भूमि पर 4 साल में एक बार खेती की जाती थी। नेक्स्ट है बंजर। इस भूमि पर कम से कम 5 वर्षों से खेती नहीं की जाती थी और यह ज़मीन खेती के काम के लिए उपयुक्त नहीं थी। तो अर्थात जो बिल्कुल बंजर थी, कोई खेती के लिए प्रयोग नहीं होती थी। जबकि चरचर 4 साल के लिए जो छोड़ी जाती थी वह भूमि चरचर कहलाती थी। ये भी क्वेश्चन याद रखना है। तो इस प्रकार अकबर के समय भूमि का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया था? 4 भागों में किया गया था। जजवानी व्यवस्था। तो जजवानी व्यवस्था से भी क्वेश्चन बन सकता है कि जजवानी व्यवस्था क्या है? तो ये बंगाल में 18वीं शताब्दी में जो जमींदार थे लोहार, बढ़ई और सुनारों से, जैसे ग्रामीण दस्तकारों से उनकी सेवाओं के बदले दैनिक भत्ता और नकदी देते थे, ऐसी व्यवस्था को जजवानी व्यवस्था कहा जाता था। तो जजवानी व्यवस्था कहाँ प्रचलित थी? बंगाल में। और जो जमींदार होते थे बंगाल के, वो लोहारों से, बढ़इयों से, सुनारों से या जैसे ग्रामीण जो दस्तकार होते थे उनकी सेवाएं लेते थे और इसके बदले में उनको या तो दैनिक भत्ता या नकदी देते थे। तो ऐसी व्यवस्था को जजवानी व्यवस्था कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइन ए अकबरी की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। तो आइन ए अकबरी जो विषय पुस्तक है, इसके लेखक कौन थे? अबुल फजल। और यह पुस्तक कौन सी भाषा में लिखी है? फारसी भाषा में अबुल फजल के द्वारा लिखित है, जिसमें अकबर के शासनकाल या मुगल काल की जानकारी मिलती है। और इसकी जो विषय वस्तु है वो अबुल फजल द्वारा जो कृषि व राजस्व संबंधित विवरण, यानी इसमें आइन अकबरी में कृषि एवं राजस्व संबंधी विवरण बहुत ही विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया गया है। आइन ए अकबरी में अनेक विषयों पर भी चर्चा की गई है, जैसे दरबार, प्रशासन और सेना संगठन, राजस्व के स्रोत, अकबर के साम्राज्य के प्रांतों का भूगोल, लोगों के साहित्यिक, सांस्कृतिक व धार्मिक रीति रिवाजों और अकबर की सरकार के समस्त विभागों, प्रांतों के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्रदान करती है। तो इस प्रकार आइन ए अकबरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये किसने लिखी? नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगलकालीन भू राजस्व निर्धारण की पद्धतियों पर प्रकाश डालिए। ये मुगल काल में कौन सी भू राजस्व निर्धारण पद्धतियाँ प्रचलित थी? और ये भू राजस्व अकबर के समय भू राजस्व का जो कार्य किया था वो टोडरमल के द्वारा किया गया है। टोडरमल के द्वारा भू राजस्व निर्धारण किया गया अकबर के शासनकाल में। अकबर का राज दरबारी था और अकबर के समय जो भू राजस्व प्रणाली थी, मुख्य प्रणालियों में थी एक है कनकूत। वेरी इंपॉर्टेंट है कनकूत। कनकूत प्रणाली ये खड़ी फसल के अनुमान के आधार पर सरकारी लगान निश्चित किया जाता था और फसल कटने पर सरकार अपना भाग लेती थी। तो ऐसी प्रणाली को कणकुत प्रणाली कहा जाता है। कण का अर्थ होता है अनाज और कुत का अलग करना। तो अनाज को अलग करके यानी काट कर जो लगान लिया जाता था वो कणकुत कहलाता था। नेक्स्ट है बटाई प्रणाली, जिसमें फसल काट कर जमा कर लेते थे, फिर सभी पक्षों की उपस्थिति में एवं सहमति से बंटवारा किया जाता था। तो ऐसी प्रणाली को बटाई प्रणाली कहा जाता था, यानी सभी पक्षों की उपस्थिति एवं सहमति से क्या किया जाता था? इसमें बंटवारा। तो ऐसी प्रणाली जिसमें बंटवारा करते थे वह बटाई प्रणाली कहलाती थी। और खेत बटाई में, जिसमें खेत में बीज बो दिए जाते थे और बीज बोने के बाद खेत बांट लेते थे, जिस प्रकार की फसल बोई जाती थी उसी के अनुसार लगान निर्धारित किया जाता था। तो ऐसी प्रणाली को खेत बटाई कहा गया है। और लाग बटाई में, इसमें फसल कटने के बाद उसके ढेर लगाए जाते थे और फिर उसे आपस में बांट लेते थे। प्रत्येक पक्ष में फसल का अपना भाग लेकर घर ले जाते थे और उससे लाभ कमाते थे। तो ये है लाग बटाई। तो लाग बटाई, खेत बटाई, लंक बटाई, तो इस प्रकार कणकुत प्रणाली, ये सब भू राजस्व प्रणाली थी मुगल काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंजिल आबादी सिपा आबादी से आप क्या समझते हैं? तो मंजिल आबादी सिपा आबादी ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मंजिल आबादी सिपा आबादी मुगल बादशाह अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा लिखित आइन अकबरी के ही भाग है। तो ये मंजिल आबादी और सिपा आबादी ये किस रचना के भाग है? आइन अकबरी के ही। तो आइन अकबरी के जो भाग है और आइन अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल ने।
अबुल फजल ने, और अबुल फजल किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। तो आईन अकबरी के ही भाग है। और मंजिल आबादी है क्या? तो मंजिल आबादी आईन अकबरी की पहली पुस्तक का नाम है। यह किताब शाही घराने और उसके रख रखाव से संबंधित जानकारी देती है। तो मंजिल आबादी जो आईन अकबरी का पहला भाग है, जिसमें शाही घराने और उसके रख रखाव की जानकारी मिलती है। तो ये शाही घराने और रख रखाव की जानकारी किस में मिलती है? मंजिल आबादी में। जबकि सिपा आबादी में आईन अकबरी की दूसरी किताब है, जिसमें बादशाह के सैनिक, नागरिक प्रशासन और नौकरशाही की व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। तो सैनिक है, नागरिक प्रशासन है, नौकरी की नौकरशाही की व्यवस्था है। तो इन सब के बारे में शाही अधिकार या मनसबदारी, विद्वान, कवियों, कलाकारों, इन संरक्षित की जीवनियों का जो उल्लेख है वो सिपा आबादी में मिलता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मंजिल आबादी और सिपा आबादी ये किस पुस्तक के भाग है? तो ये आईन अकबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमा व हासिल में क्या अंतर है, या अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जमा व हासिल में जो मुख्य अंतर है कि जो जमा है, इस जमा का मतलब होता है कर राजस्व का मूल्यांकन। तो जो कर या राजस्व का जो मूल्यांकन करना होता है वो जमा है। जबकि हासिल का जो मतलब है वो है कर राजस्व की वास्तविक वसूली। तो वास्तविक वसूली को हासिल और मूल्यांकन के रूप में जो किया जाता है वो जमा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट अध्याय है उपनिवेशवाद और देहात। और इस लेसन से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, दामिन ए कोहे, दामिन ए कोहे से आप क्या समझते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दामिन ए कोहे से आप क्या समझते हैं? कि 1832 में, तो याद रखना 1832 में अंग्रेजों ने राजमहल की पहाड़ी में, कहाँ पर? राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में ज़मीन में एक बहुत बड़े क्षेत्र को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया। तो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र की जो ज़मीन में संथालों के लिए ज़मीन सीमांकित कर दी गई और इसे संथालों के लिए, संथालों की भूमि घोषित किया गया। यहाँ उन्हें यानी संतानों को स्थायी कृषि करनी थी और इसे ही दामिने कोहे कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दामिने कोहे। दामिने कोहे के अनुदान पत्र में यह शर्त थी कि उन्हें भूमि के कम से कम 10वें भाग को साफ करके, यानी जो भूमि दी गई है उसके कम से कम 10वें भाग को साफ करके पहले 10 वर्षों के भीतर ही जोतना होगा। और इस संपूर्ण क्षेत्र का सर्वेक्षण करके उसका एक मानचित्र तैयार किया गया। इससे चारों ओर खंभे गाड़कर उसकी जो परिसीमा निर्धारित की गई। इस प्रकार इसे जो मैदानी क्षेत्र के स्थायी कृषकों की भूमि पहाड़ी या लोगों की भूमि से अलग कर दिया गया। तो ये पहाड़ी लोग, जो पहाड़ी लोग थे, ये भी राजमहल की पहाड़ियों में निवास करते थे। तो याद रखना पहाड़ी लोग कौन थे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं। तो पहाड़ी जो लोग थे वो राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते थे। लेकिन इनका जो प्रतीक था वो था कुदाल। इनका प्रतीक क्या था? कुदाल। और इसी कुदाल से वो भी जो खाने के लिए अनाज ये उगाते थे। जबकि संथालों का जो प्रतीक था वो था हल। तो हल और कुदाल के बीच में जो संघर्ष हुआ था वो ये भूमि का संघर्ष ही था कि किस प्रकार पहाड़ी लोगों को इस भूमि से अलग कर दिया और ये भूमि संथालों को दी गई, जिसको दामिने कोह कहा गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दामिने कोह क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल कौन थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट, संथाल कौन थे? तो संथाल एक जनजाति है जिसे 1780 में के दशक के आसपास में बंगाल में आए थे। यानी संथाल बंगाल में कब आए? 1780। और यहाँ के स्थानीय जो जमींदार लोग खेती करने के लिए, नमी भूमि तैयार करने के लिए, कृषि का विस्तार करने के लिए इन्हें भाड़े पर रखते थे। तो इन्हें भाड़े पर रखने लग गए संथालों को, जो एक प्रकार से जनजाति थी। और संथालों का जो नेता था वो सिद्धू मांझी था। तो याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं संथालों के नेता का नाम बताओ, तो सिद्धू मांझी। और इसी के नेतृत्व में बाद में संथाल विद्रोह किया गया था 1855-56 में। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। तो संथाल एक जनजाति थी और किस प्रकार ये बंगाल में आए और इन्होंने यहाँ पर जमींदारों ने इनको भाड़े पर रखा और ये एक प्रकार से खानाबदोश जीवन जी रहे थे। लेकिन ब्रिटिश अधिकारियों ने संथालों को राजमहल की पहाड़ियों में स्थायी खेती करने के लिए सहमत कर लिया और उन्हें यहाँ बसाना प्रारंभ किया। 1832 के आसपास में ब्रिटिश कंपनी के अधिकारियों ने एक बड़े भूभाग को संथालों के लिए सीमांकित कर दिया, जिसको दामिने कोह कहा गया है। तो दामिने कोह की जो भूमि है वो किनको दी गई? संथालों को। और ये कब? 1832 में सीमांकित की गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्तेमारी बंदोबस्त को परिभाषित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस्तेमारी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त का दूसरा नाम है स्थायी बंदोबस्त। इस्तेमारी बंदोबस्त कह दो या स्थायी बंदोबस्त। तो स्थायी बंदोबस्त जो है इसी को हम इस्तेमारी बंदोबस्त कहते हैं। तो इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहा जाता है। यह ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच में कर वसूलने से जुड़ा हुआ है। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इंग्लिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और बंगाल के जो जमींदारों के बीच में जो भू राजस्व कर वसूल करने के लिए ये एक स्थायी समझौता था, जिसको इस्तेमारी बंदोबस्त या स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है। 1793 में बंगाल के जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह
स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमारी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, और ये बंगाल के थे गवर्नर, 1793 में लागू किया गया। इस समझौते के तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया। तो ब्रिटिश काल की कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जिसमें भू राजस्व वसूल करने का कार्य जमींदारों को दिया गया या जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया? तो वो थी स्थायी बंदोबस्त। कृषक अब केवल किराएदार रह गए थे और इसी स्थायी भू राजस्व व्यवस्था के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व की राशि निश्चित कर दी गई जो जमींदारों को अदा करनी होती थी। जमींदार अपनी भूमि किसानों को बांट देते थे और उनसे मनचाहा कर वसूल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? तो ये भी क्वेश्चन, झूम कृषि आदिवासियों से संबंधित है, पहाड़ी लोगों से, कि आदिवासी समुदाय द्वारा की जाने वाली एक प्रकार की स्थानांतरित कृषि पद्धति है। तो झूम आदिवासी समुदाय के द्वारा एक की जाने वाली स्थानांतरित कृषि पद्धति है। ये पहाड़ी या लोगों के द्वारा की जाती थी। ये लोग जंगल की झाड़ियों को काटकर घास फूस में आग लगाकर जमीन साफ करके खेती करते थे। ये लोग कुदाल से जमीन, यानी पहाड़ी लोगों का जो प्रतीक था वो क्या था? कुदाल, और संथालों का प्रतीक क्या था? हल। तो ये कुदाल का प्रयोग करते हुए इस ज़मीन को थोड़ा कुरचकर खाने के लिए विभिन्न प्रकार की दाल, ज्वार, बाजरा उत्पन्न करते थे और कुछ वर्षों तक उस साफ की गई ज़मीन पर खेती करते थे, लेकिन फिर कुछ वर्षों के लिए उसे प्रति छोड़कर अन्य इलाकों में चले जाते थे। तो इस प्रकार जो कृषि की जाती थी उसे झूम कृषि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल या ब्रिटिश उपनिवेश काल में भारत में जोतदारों को परिभाषित कीजिए। तो जोतदार कौन होते थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जोतदार से, कि जोतदार बंगाल में, जो बंगाल है, बंगाल में जो धनी किसानों को या धनी किसानों के एक वर्ग को जोतदार कहा जाता था। धनी किसानों के एक वर्ग को जोतदार कहा जाता था। ये धनी किसान गाँव में ही रहते थे और गरीब किसानों पर अपना नियंत्रण रखते थे। जोतदार, जो उत्तरी बंगाल है, वहाँ के जो जोतदार सबसे शक्तिशाली होते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी बंगाल के जो जोतदार हैं वो सबसे अधिक शक्तिशाली थे। हालांकि जो धनी किसान और गांव के मुखिया लोग भी बंगाल के अन्य लोगों के देहाती क्षेत्रों में प्रभावशाली बनकर उभर रहे थे, लेकिन इन्हीं जोतदारों को कुछ जगहों पर उन्हें हवलदार कहा जाता था। तो इन जोतदारों को कई जगह हवलदार कहा जाता था, तो कई स्थानों पर उनको गांटीदार या मंडल भी कहलाते थे। तो मंडल, गांटीदार, हवलदार, ये शब्द जोतदारों के लिए प्रयोग हुए। और जोतदार कौन थे? ये बंगाल के धनी किसान होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पांचवी रिपोर्ट क्या है? तो पांचवी रिपोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और पांचवी रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत की गई थी। तो क्वेश्चन आ जाए, पांचवी रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? तो याद रखना 1813 में। और ये रिपोर्ट भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन तथा क्रियाकलापों के विषय में तैयार की जाने वाली रिपोर्टों की श्रृंखला में 5वें नंबर की रिपोर्ट थी। तो ब्रिटिश भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके प्रशासन और क्रियाकलापों से संबंधित रिपोर्टों की श्रृंखला में ये 5वें नंबर की रिपोर्ट थी, जिसे पांचवी रिपोर्ट कहा गया है। इस रिपोर्ट में 1002 प्रश्न थे। तो इस रिपोर्ट में 1002 प्रश्न थे और इसके परिशिष्ट के रूप में 800 से अधिक प्रश्न थे। ये रिपोर्ट भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के स्वरूप पर ब्रिटिश संसद में गंभीर वाद विवाद का आधार बनी। भाई किस प्रकार से जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो भारत में किस प्रकार का शासन का स्वरूप, इनका ऐसा शासन भारत में कर रही है, तो इसी को लेकर ब्रिटिश संसद में जो वाद विवाद का आधार भी बनी थी पांचवी रिपोर्ट। और कब प्रस्तुत की गई थी? 1813 में। इस रिपोर्ट में जमींदारों, रैयतों की अर्जियां, भिन्न भिन्न जिलों के कलेक्टरों की रिपोर्ट, राजस्व संबंधी आंकड़े, अधिकारियों तथा बंगाल व मद्रास के राजस्व और न्यायिक प्रशासन पर लिखित टिप्पणियों को भी सम्मिलित किया गया था या सम्मिलित थी। तो ये पांचवी रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालुकदार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो तालुकदार कौन होते थे? तालुकदार का जो शाब्दिक अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसके पास ताल्लुक अर्थात संबंध हो, यानी जिसके साथ में ताल्लुक या संबंध हो, ऐसे व्यक्ति को तालुकदार कहा गया शाब्दिक अर्थ में। आगे चलकर ताल्लुक का अर्थ क्षेत्रीय इकाई हो गया। ब्रिटिश सरकार में तालुकदार का मतलब था कि एक बड़ा जमींदार। तो ब्रिटिश काल में तालुकदार का मतलब क्या हो गया? एक बड़ा जमींदार। तो एक बड़ा जमींदार को ही तालुकदार कहा गया है। जबकि जो जोतदार होता था एक धनी किसान होता था जो बंगाल में पाए जाते थे, और तालुकदार है वो एक बड़ा जमींदार है जो कर इकट्ठा करने के लिए जिम्मेदार अधिकारी होता था, और ये बड़ी मात्रा में जमीन के मालिक होते थे। ये अपनी कर वसूली का एक हिस्सा राजस्व के रूप में भी देते थे। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तालुकदार कौन थे? तो आपको बताना है, ये तालुकदार धनी किसान होते थे, बड़े जमींदार होते थे, और कर इकट्ठा करने के लिए इनको जिम्मेदार अधिकारी के रूप में कार्य करना पड़ता था, और बड़ी मात्रा में जमीन के मालिक भी होते थे, और ये अपनी कर वसूली का एक हिस्सा राजस्व के रूप में राज्य को देते थे। तो ऐसे व्यक्ति को तालुकदार कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्यास्त विधि क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, सूर्यास्त विधि ये है इस्तेमारी या स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है।
कि जमींदारों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एक निश्चित तारीख को सूर्यास्त तक राजस्व जमा करवाना अनिवार्य था और राजस्व जमा न होने की दशा में उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो ऐसे कानून को ही सूर्यास्त विधि या सूर्यास्त कानून के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सी व्यवस्था से जुड़ा हुआ है? तो ये इस्तमरारी या स्थायी बंदोबस्त से, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में ही भू राजस्व इकट्ठा करने का कार्य जमींदारों को सौंपा गया था या जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाड़ा पत्र का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो भाड़ा पत्र क्या है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है भाड़ा पत्र। तो ब्रिटिश शासन के दौरान जब किसान ऋणदाता का कर्ज चुकाने में असमर्थ हो जाता था, तो उनके पास अपनी समस्त संपत्ति अर्थात जमीन, बैलगाड़ियाँ, पशुधन देने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं था। लेकिन जीवन यापन हेतु खेती करना जरूरी था, इसलिए उनसे ऋणदाता से जमीन, बैलगाड़ी, पशुधन आदि पुनः किराए पर लेनी पड़ती थी। इसके लिए उसे एक भाड़ा पत्र लिखना पड़ता था, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा होता था कि यह जमीन और पशु उनकी अपनी नहीं है, और यदि इस पर कोई विवाद होता है या विवाद छिड़ने पर ये दस्तावेज न्यायालयों में भी मान्य होते थे। तो भाड़ा पत्र वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रेतवाड़ी बंदोबस्त। तो रेतवाड़ी बंदोबस्त भी स्थायी बंदोबस्त के बाद में ब्रिटिश शासन के दौरान जो भू राजस्व इकट्ठा करने के लिए जो प्रणाली लागू की गई थी वो रेतवाड़ी व्यवस्था थी, जबकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदार वर्ग को भू राजस्व इकट्ठा करने का कार्य दिया गया और रेतवाड़ी में जो भूमि का मालिक किसानों को माना गया। तो यहाँ पर रेत का अर्थ होता है किसान, रेत का अर्थ क्या होता है? किसान होता है। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा बम्बई दक्कन में लागू की गई भूमि राजस्व वसूलने की प्रणाली को रेतवाड़ी बंदोबस्त कहा जाता है। तो ब्रिटिश काल के द्वारा ब्रिटिश उपनिवेश के द्वारा जो भूमि राजस्व वसूल करने की प्रणाली है, जिसको रेतवाड़ी बंदोबस्त कहते हैं, और इस रेतवाड़ी में भू राजस्व इकट्ठा करने का काम किसानों को सौंपा गया। इस प्रणाली में किसानों को भूमि का मालिकाना हक बताया गया, जबकि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का मालिक किसको बताया गया था? जमींदारों को। रेतवाड़ी व्यवस्था में बिचौलियों को समाप्त कर दिया गया और इस प्रणाली में भूमि राजस्व का निर्धारण उपज के आधार पर नहीं बल्कि भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर कर दिया गया। तो यहाँ भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर इसका निर्धारण किया गया। तो ये थी रेतवाड़ी व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी लोग कौन थे? तो पहाड़ी लोग कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट। पहाड़ी लोग मैंने बताया अभी कि राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी उनके आसपास के क्षेत्र में जो निवास करते थे, ऐसे लोगों को पहाड़ी लोग कहा गया। इनका प्रतीक था कुदाल, और इसी कुदाल के माध्यम से ये खाने के लिए कुछ दालें, अनाज वनाज उगाते थे, और ये विशेष रूप से झूम कृषि करते थे। तो झूम कृषि कैसी थी, ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है साहूकार कौन थे? तो साहूकार कौन थे? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में जो किसानों को ऋण देने वाले ग्रामीण ऋणदाताओं को साहूकार कहा जाता था। जो किसानों को ऋण देने वाले जो ग्रामीण ऋणदाता थे, जो किसानों को ऋण देते थे ग्रामीण ऋणदाता, इन्हीं ग्रामीण ऋणदाताओं को साहूकार कहा जाता था। ये साहूकार अक्सर किसानों से ज़्यादा ब्याज वसूल करते थे। तो ज़्यादा ब्याज वसूल करते थे। साहूकार अक्सर गलत हिसाब किताब रखते थे और नकली हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान का इस्तेमाल करते थे। किसान को ये पता नहीं चल पाता था कि वे किस पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या अंगूठा लगा रहे हैं। किसानों को साहूकारों की मनमानी का शिकार होना पड़ता था। तो साहूकार कौन थे? तो एक प्रकार से किसानों को ऋण देने वाले ग्रामीण ऋणदाता होते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? तो रेगुलेटिंग एक्ट कब बना? ये 1773 में बना था और पारित किया गया था, और भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विकसित करने वाला अधिनियम था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में पहली बार मान्यता प्राप्त हुई थी। तो याद रखना रेगुलेटिंग एक्ट कब बना, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। 1793 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या थी? तो दक्कन दंगा रिपोर्ट क्या थी? 1875 में, याद रखना 1875 में दक्कन विद्रोह के कारणों की जांच करने के लिए गठित की गई थी। तो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाए दक्कन दंगा रिपोर्ट कब बनी? तो 1875 में, और आयोग में रिपोर्ट को दक्कन दंगा रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट को वर्ष 1878 में ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो 1878 में ब्रिटिश संसद के सामने प्रस्तुत किया गया था, जबकि 5वीं रिपोर्ट को ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? 1813 में। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि दंगे के लिए साहूकार और अन्नदाता ही उत्तरदायी थे। सरकारी राजस्व की बढ़ोतरी दंगा फैलाने का कारण नहीं थी। औपनिवेशिक सरकार कभी यह मानने को तैयार नहीं थी कि जनता में असंतोष सरकारी कार्रवाई के कारण उत्पन्न हुआ।